Brought to you by BizAnalyst by Khatabook। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल BizAnalyst के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आईआर की पढ़ाई के लिए ऐसा दिलचस्प वक्त दशकों बाद आया है। आईआर माने इंडियन रेलवे नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस। दुनिया में देशों के बीच संबंध कैसे बन बिगड़ रहे हैं उसकी पढ़ाई। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आईआर की पढ़ाई के लिए मुफीद वक्त है, खासकर अगर आप भारतीय हो। पश्चिम में पाकिस्तान की राजनीति बिखराव के दौर से गुजर रही है। दक्षिण में श्रीलंका महंगाई के चलते घुट रहा है। उत्तर में चीन आंखें तरेर रहा है। नक्शे से जूम आउट करेंगे तो यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई नजर आने लगेगी। इन सारी घटनाओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष असर भारत पर पड़ रहा है। इसलिए लल्लन टॉप लगातार यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भारत की विदेश नीति किस तरह आकार ले रही है। आज फिर हम विदेश नीति पर ही बात करेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हो रही है। साथ ही मौका है 2+2 डायलॉग का भी। ये सारी बातें होंगी दिन की बड़ी खबर में। सुर्खियों में बात करेंगे जेएनयू में हुए फसाद और खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा की। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। ये हैं मनोज कश्यप। यूपी के शाहजहांपुर में सब्जी की दुकान लगाते हैं। 10 मार्च की रात इनकी दुकान से चोरों ने 50 किलो नींबू चुरा लिया। मामला तिलहर क्षेत्र की बजरिया मंडी का है। चोरी हुई नींबू की कीमत 10,000 रुपए बताई गई। अब यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि नींबू इन दिनों बाजार में 200 से 300 रुपए किलो बिक रहा है। छुट्टे में 10 रुपए का एक मिल रहा है। पिछले कई दिनों से नींबू इंटरनेट की दुनिया का कीवर्ड बना हुआ है। आज जैसे ही खबर आई, सोशल मीडिया पर लोग मौज लेने लगे, लिखने लगे कि अब ये दिन आ गए कि नींबू भी चोरी हो रहा है। मौज मजा अपनी जगह है, लिया जाए ताकि दिल और दिमाग खुश रहे, लेकिन थोड़ा विचार इस बात पर भी किया जाए कि नींबू चोरी होना कॉमेडी है या ब्लैक कॉमेडी या त्रासदी। अब बात दिन की सुर्खियों की। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। कई दिनों से चल रही उठापटक के बाद आखिरकार घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया लगता है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री निर्विरोध देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। शनिवार देर रात वहां की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जहां इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में पहली मर्तबा किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया, वरना ज्यादातर इतिहास तो सैन्य तख्ता पलट का ही रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहबाज शरीफ विपक्ष के संयुक्त मोर्चे के सबसे बड़े उम्मीदवार थे। रात 9:30 बजे वो बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसदों ने सदन से इस्तीफा दे दिया। ARY न्यूज के अनुसार इससे पहले इमरान ने कहा था कि वो चोरों के साथ सदन में नहीं बैठेंगे। 70 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब प्रांत के 3 दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने संयुक्त विपक्ष की बैठक में शहबाज शरीफ के नाम का प्रस्ताव रखा। सुनिए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इस डेवलपमेंट पर क्या कहा। कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है, रुपए की जो कीमत है वो मुस्तकम हो रही है, तो ये लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो एक सेंस होती है वो ये है कि अब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। और एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई तो उसको अपनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको न समझे। इस पूरे घटनाक्रम को आप तफसील से समझना चाहें तो आज का दुनियादारी जरूर देखें, जिसमें हमने आपको शहबाज शरीफ के कई कांड भी बताए हैं पिछले। अगली सुर्खी, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू फिर से विवादों की वजह से चर्चा में है। रामनवमी की पूजा को लेकर या खाने के वेज नॉनवेज होने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच 10 अप्रैल को मारपीट हुई। कावेरी हॉस्टल के बाहर ABVP से जुड़े छात्रों ने हवन पूजन किया। इस तरफ का आरोप है कि उन्हें पूजा करने से रोका गया, इसलिए मारपीट हुई। जबकि लेफ्ट विंग के छात्र छात्राओं का आरोप है कि रविवार को हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, विद्यार्थी परिषद के लोग नॉनवेज खाने से रोक रहे थे, इसलिए विवाद शुरू हुआ।
सुबह तक हल्की फुल्की सुगबुगाहट थी, लेकिन शाम होते होते कावेरी हॉस्टल से हंगामे की आवाज सुनाई देने लगी। करीब 4 घंटे तक ये सब होता रहा। हाथापाई और पत्थरबाजी, किसी का सर फटा तो किसी का शरीर। 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हुए। अब एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। पहले दोनों तरफ के बयान सुन लीजिए। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। हमारा अपना मर्जी है, हमको जो खाना है वो खाने दिया जाए। उस टाइम एबीवीपी एकदम मोबिलाइज होकर भारी संख्या में हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट शुरू किया। बहुत सटली पहले शुरू हुआ मारना। बहुत लोगों को जैसे लात मारा ताकि वीडियो में कैप्चर ना हो, ताकि ओपन वुंड्स ना रहे। बहुत सटली लात, लगभग सभी स्टूडेंट्स को लात मारा है। मुझे खुद मेरे पैर में बहुत चोट लगी है। और उसके बाद धीरे धीरे वो और वायलेंट होता गया। स्टूडेंट्स को सर पे मारता रहा, मुझे सर पे और आँख पे चाटा मारा। दोनों ही तरफ से एक दूसरे को दोषी ठहराया जा रहा है। ताजा अपडेट यह है कि कल हुई हिंसा के बाद जेएनयू प्रशासन सख्त हो गया है। वाइस चांसलर की ओर से इस मामले को गंभीरता से लिया गया। साथ ही छात्रों को चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की शांति और सौहार्द को खराब करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के लिए छात्र छात्राएं पुलिस के दरवाजे भी पहुंचे। एबीवीपी से जुड़े छात्रों के खिलाफ बसंतकुंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। धारा 323, 341, 509 और 506 के तहत मुकदमा कायम हुआ। वैसे अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं की गई है और ये पहला मौका नहीं है जब जेएनयू के छात्रों के आपसी संघर्ष की खबर बनी हो। इससे पहले 2016 में कन्हैया कुमार की कथित नारेबाजी और 5 जनवरी 2020 को हुई हिंसा को लेकर भी जेएनयू चर्चा में रहा। 2020 में भी 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन किसी पर भी क्या कोई कार्रवाई हुई? सवाल ऐसा जिसका जवाब आज तक ना की शक्ल में आ रहा है। दिल्ली पुलिस नहीं खोज पाई कि वो कौन थे जो नकाब पहनकर आए थे और जिन्होंने जेएनयू के अंदर छात्रों से, छात्राओं से, स्टाफ से और फैकल्टी से मारपीट की। ये तो हालिया विवाद और पिछले विवाद के कुछ तथ्यात्मक ब्यौरे हो गए, लेकिन जेएनयू हिंसा जो पिछली हुई थी उस पर क्या हुआ? इस जेएनयू हिंसा पर डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने 3 अगस्त 2021 को संसद में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में बताया था कि जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी गठित की गई है। जांच में अन्य बातों के साथ साथ गवाहों की जांच, फुटेज का संग्रहण, विश्लेषण और पहचाने गए संदिग्धों की जांच शामिल है। 2 बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एसआईटी आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाई। ना ही वो नकाबपोश पकड़े गए जिनके हाथों में डंडे थे। हिंसक मामलों में कार्रवाई न होना दूसरी हिंसा को दावत देने जैसा होता है। कल फिर वही सब दोहराया गया। राइट और लेफ्ट की लड़ाई में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन दोषी, कौन पीड़ित, ये सब जांच का विषय है। पर सत्य यह है कि सारे फसाद में जेएनयू जैसे नामी संस्थान बदनाम होते हैं। ऐसी घटनाएं आम जनमानस के मन में एक गलत छवि उकेरती जाती हैं। अगली सुर्खी रामनवमी से जुड़ी देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं से है। गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से रामनवमी के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पों की खबर आई। बंगाल के हावड़ा में झड़प हुई, गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में और झारखंड के लोहरदगा में। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी बैक टू बैक खबरें आई। तनाव वाली जगहों पर धारा 144 लगाकर हालात को काबू में किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसमें मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ उसकी हुई। शोभा यात्रा के दौरान यहां दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। हिंसक झड़प में 3 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी हो गए, 10 और लोग भी घायल हुए। अगले ही दिन जहां पत्थरबाजी हुई थी वहां के लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया, मकानों को अतिक्रमण वाला बताया और फिर विपक्ष की तरफ से पूछा जाने लगा कि आखिर एक दिन में बिना किसी नोटिस के किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। आपने हिंसा के ब्यौरे सुने, अब सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र इस पर क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई दंगाई को सर उठाने नहीं देंगे। आप जहां तक पत्थरों की बात कर रहे हैं, जिन घरों से पत्थर आए उन घरों को ही अब पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दें। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से। विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, लेकिन सियासी उठापटक जारी है। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान भी समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं।
आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने 10 अप्रैल को रामपुर में जो बयान दिया वो वायरल है। कहा, हमारे साथ तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं जिसके लिए हमने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछा। कहा कि क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान के मीडिया प्रभारी की ओर से बयान के बाद उनके पार्टी छोड़ने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। हालांकि आजम या उनके बेटे अब्दुल्ला की ओर से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 9 अप्रैल को संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। 4 अप्रैल को नादिया जिले के हंसखाली ब्लॉक में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की खबर आई। अगले दिन बच्ची की मौत हो गई। बलात्कार और हत्या का आरोप टीएमसी के स्थानीय नेता समर गोयला के 21 साल के बेटे ब्रजगोपाल गोयला पर लगा। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बर्थडे पार्टी में बुलाकर नाबालिग बच्ची से रेप किया गया। परिजनों के मुताबिक बच्ची को शराब भी पिलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उसने इसे मुद्दा बनाया। नादिया में 12 घंटे का बंद भी बुलाया गया। इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया। कहा गया कि यह मामला रेप का है या अफेयर का या फिर प्रेगनेंसी का। पुलिस अधिकारियों को बोलकर जांच कराई जा रही है। ममता ने एक सवाल उठाया कि अगर बच्ची की मौत 5 अप्रैल को हो गई थी तो पुलिस को इसकी सूचना 10 अप्रैल को क्यों दी गई। ममता ने इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया। तो अब एक तरफ प्रतिपक्ष के आरोप, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का जवाब। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका से भारत के संबंध कितने घनिष्ठ हो गए हैं, ये एक अलग लल्लन टॉप शो का विषय हो सकता है। संक्षेप में इतना समझिए कि भारत ने गुटनिरपेक्ष रहने की कोशिश की, लेकिन 20वीं सदी में वो सोवियत संघ की तरफ झुका रहा। ऐसा होने के बहुत सारे कारण थे, कुछ घरेलू, कुछ अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करना पड़ा, क्योंकि अब दुनिया में एक ही महाशक्ति बची थी, अमेरिका। सोवियत संघ के बाद हमारे रूस से भी बहुत अच्छे संबंध रहे, जो कि आज तक कायम है। लेकिन यह समझ आने लगा कि रूस से दोस्ती की कीमत अमेरिका से दूरी नहीं हो सकती। धीरे धीरे भारत ने अमेरिका से अपने संबंध सुधारे और 2005 में अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील पर दस्तखत भी किया। इसके बाद से भारत अमेरिकी संबंधों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ व्यापार में तरक्की कर रहा है, बल्कि अमेरिका से हथियारों की भारी भरकम खरीद भी कर रहा है। रही सही कसर चीन के बढ़ते प्रभाव ने दूर कर दी। अमेरिका के इकलौती महाशक्ति वाले टैग पर खतरा मंडराने लगा तो वो उसके इर्द गिर्द सभी से दोस्ती पक्की करने में लग गया, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है भारत का। ऐसे माहौल में दोस्ती गाढ़ी होती जा रही थी। जिस रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका ने तुर्की से संबंध बिगाड़ दिए थे, वही मिसाइल भारत ने ली तो अमेरिका ने नाराजगी जाहिर करने से ज्यादा कुछ नहीं किया। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका और पश्चिम के देश कई हफ्तों से युद्ध की आशंका जता रहे थे, और अब वो सही साबित हो गए हैं। तो ये दुनिया भर से यही कहते फिर रहे हैं कि देखो भाई, हमने तो पहले ही बता दिया था कि पुतिन क्या चीज है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर इसके बाद प्रतिबंधों का अंबार लगा दिया, और सब चाहते हैं कि भारत भी इसी राह पर चले। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना कतई आसान नहीं है। ये वजहें भी हम आपको लगातार लल्लन टॉप शो और दुनियादारी की कई किश्तों में बता चुके हैं। रूस से हमारे संबंध ऐसे नहीं कि एक झटके में खत्म कर दिए जाएं। उसने इतिहास में दसियों बार दोस्ती निभाई है, और फिर भारत की ऊर्जा और रक्षा जरूरतें भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। तो भारत पुराने दोस्त और नए दोस्त के बीच क्या फंसा हुआ है, ये वो बैकग्राउंड है जिसके होने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल बैठक हो रही थी। ये संदर्भ था नए प्रसंग का, यानी प्रधानमंत्री भारत में रहते हुए वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने तो कह भी दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के एजेंडे में रूसी आक्रमण और उसके चलते पनपी अस्थिरता प्रमुखता से शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बैठक के मसौदे को किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं बताया। मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों नेता इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यानी भारत और प्रशांत, जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र है, दूसरे मसलों पर इसके अलावा बात करेंगे जिनका संबंध दोनों देशों के हितों से होगा। बीते दिनों में अमेरिका ने भारत को रूस के खिलाफ बयान देने या दूसरे तरह के दंडात्मक
कदम उठाने के लिए बहुत उकसाया। कभी वहां के सांसद संयुक्त राष्ट्र में भारत की तटस्थता की आलोचना करते हैं, कभी सरकार में मंत्री कोई बयान दे देते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह तो बीते हफ्ते भारत आए थे और तब उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लांघता है तो रूस भारत को बचाने नहीं आएगा, क्योंकि रूस और चीन की दोस्ती बहुत पक्की हो चुकी है। इस बात को भारत के लिए चेतावनी की तरह लिया गया। बाद में व्हाइट हाउस ने बात साफ की और कहा कि दिलीप सिंह का इरादा चेतावनी देने का नहीं था, वो तो सकारात्मक बातचीत करने गए थे। इससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका बातचीत के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों जितना ही जोर यूक्रेन संकट पर भी दे सकता है। भारत ने अब तक इस दबाव से खुद को बचा कर रखा है। भारत में अब तक सिर्फ एक बार संयुक्त राष्ट्र में ऐसा कुछ कहा गया जिसे मॉस्को की आलोचना की तरह लिया जा सकता है, पर वो भी बिना नाम लिए। भारत ने UN में बुचा में मारे गए लोगों को लेकर कहा था कि ये निंदनीय घटना है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। तो फिर मसला ये है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इस पर और जानकारी दे रहे हैं ललन टॉप के न्यूज रूम से लगातार इस विषय पर नजर बनाए हुए हमारे साथी निखिल वाट। मौका भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग का था, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने दावत दी थी प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्चुअल बातचीत के लिए और उसको प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया और उसके नतीजे में ये बातचीत आज हमने देखी है। इस बातचीत का जो हिस्सा लाइव बीम किया गया इंटरनेट पे, लाइव टेलीविजन पे, उसको देखकर कैसा लगा कि दोनों पक्ष भारत और अमेरिका जो कीवर्ड्स सुनना चाहते थे उन दोनों का जिक्र दोनों नेताओं ने कर दिया। पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी बात रखी, उन्होंने कोविड-19 में जो दोनों देशों के बीच सहयोग रहा उसका जिक्र किया। यूक्रेन का जिक्र जब वो लेके आए तो उन्होंने उसमें भारत द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन में भेजी जा रही है उसके जिक्र के साथ अपनी बात रखी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उन्होंने नेचुरल पार्टनर्स बताया दोनों देशों को, उन्होंने एक मोमेंटम की बात की जो दोनों देशों के बीच में बन गया और यूक्रेन को उन्होंने अच्छा खासा वक्त दिया इस पब्लिक कॉन्वर्सेशन में जितना हिस्सा बीम हुआ है। लेकिन उसमें भी उन्होंने जिन चीज़ों का जिस तरह से चुनाव किया उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा। जैसे उन्होंने छात्रों का जिक्र किया जो वहाँ फंसे हुए थे, जिनको एक लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में भारत बचा के लाया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जब इस क्राइसिस को भारत डील कर रहा था छात्रों वाले, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों से बात की थी और तब भी उन्होंने अपील की थी दोनों नेताओं से कि वो आपस में बात करें और बातचीत से राजनयिक रास्तों से सुलह का रास्ता खुले। उसी चीज़ को आज प्रधानमंत्री ने दोहराया। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि बूचा में जिस तरह की खबरें सामने आई हैं बेगुनाह लोगों की मौतों की, उसको लेकर के भारत चिंतित है। उसकी भारत ने निंदा की और एक स्वतंत्र जांच की मांग जो हमने UN में भी कही थी उसको आज प्रधानमंत्री ने दोहरा दिया। तो ये अब तक की बातचीत का निचोड़ है। बातचीत का एक हिस्सा वो भी है जो लाइव टेलीविजन पे नहीं आया, उस पर भी ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जब वो जानकारी आती है तब वो भी दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। ये बातचीत चौथे 2+2 डायलॉग से पहले हुई। ये क्या है ये भी समझ लीजिए, क्या पता UPSC में पूछ लिया जाए। 2+2 का मतलब है हमारे 2 मंत्री और आपके 2 मंत्री। 2+2 डायलॉग में दोनों तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। पिछली बार ये बैठक साल 2020 में दिल्ली में हुई। 2021 के सितंबर में भी भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री मिले, लेकिन इससे आधिकारिक रूप से 2+2 डायलॉग नहीं कहा गया था। इस बार की बैठक के लिए भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पहुंच चुके हैं। ये दोनों अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे। 2+2 डायलॉग के अलावा दोनों मंत्री अलग से भी अपने समकक्षों से मिलेंगे। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन बाद लौट आएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह का दौरा लंबा होगा। 2+2 बैठक से पहले राजनाथ रक्षा क्षेत्र की नामी कंपनियां मसलन बोइंग और रेथियॉन के प्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं। चूंकि राजनाथ सिंह का कार्यक्रम विस्तृत है, इसलिए मैसेजिंग का काम भी उनके ही हिस्से आया है भारत की तरफ से। राजनाथ इंडो पैकाम का दौरा भी करेंगे। आप पूछेंगे भाई ये क्या चीज़ है, तो बता दें। जिस तरह भारत अपने भूगोल को फौज की कमांड्स में बांटता है, मसलन सेना की उत्तरी कमान या दक्षिणी, वैसे ही अमेरिका पूरी दुनिया को अलग अलग कमांड्स में बांटता है। एक इलाका तय करके वहां की जिम्मेदारी सेना की एक विशाल टुकड़ी को दे दी जाती है। ऐसी ही एक कमांड है US इंडो पैसिफिक कमांड। पहले इसका नाम था पैसिफिक कमांड। ये अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमांड है। इसका मुख्यालय है हवाई द्वीप स्थित कैंप HM स्मिथ में। राजनाथ सिंह को यहीं का दौरा करना है। कमांड के नाम से पैसिफिक के साथ साथ इंडो शब्द भी जोड़ा गया, आपने गौर किया होगा, और तभी साफ हो गया था कि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली कमांड अब प्रशांत महासागर के साथ साथ हिंद महासागर पर भी विशेष ध्यान देगी। यह इशारा चीन की तरफ था। भारत अमेरिकी डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा ग्राहक है।
इस नाते रक्षा मंत्री का स्वागत तो लाल कालीन बिछाकर होना ही था, लेकिन उनका हवाई जाना एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है और इनमें से एक निशाना यकीनन चीन भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हवाई जाना आपको संयोग लगे तो एक और जानकारी दे देते हैं। बीते साल अगस्त के महीने में इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन अक्विनो को भी भारत आए थे और उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। चीन के बढ़ते प्रभाव ने हिंद महासागर में सभी की चिंताओं को बढ़ाया है, इसीलिए क्वेड जैसे प्रयासों का महत्व बढ़ा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही उस पाले में हैं जिन्हें अमेरिका एलाई कहता है, इसलिए अमेरिका अब भारत को अपने पाले में खींचने की भरपूर कोशिश कर रहा है अपने सामरिक हितों को साधने के लिए, पर हमारे हित भी हैं उसमें। रही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उनकी चुनौतियां कमोबेश वही हैं जो मोदी बाइडेन बातचीत के मामले में थी। यूक्रेन संकट के बीच भारत के स्टैंड को दुनिया तक पहुंचाना और भारतीय नीतियों का तर्क संगत बचाव पेश करना। भारत और अमेरिका की ताजा बातचीत को लेकर आपने हमारी बात सुनी, अब सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ये कयास काफी दिनों से लगाए ही जा रहे थे और जिस तरह से कुछ दिनों पहले जो अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह भारत आए और जिस तरह से वे भारत को चेतावनी देकर के गए, तो ये कयास और तेज हो गए कि यदि भारत रशिया का खुलकर विरोध नहीं करता है और यदि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ, विशेषकर नाटो अलायंस के साथ यदि नहीं खड़ा होता है, तो उस पर काटसा जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभिनव, मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं स्वयं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाती हूँ, आज की तारीख में भारत जो भी कूटनीतिक स्तर पर कर रहा है वो उसकी बहुत बड़ी सफलता है। हम अपनी निष्पक्ष फॉरेन पॉलिसी का परिचय देते हुए हमारे राष्ट्रहित में जो सर्वोपरि है उसे लेकर और फिर विश्व शांति और सुरक्षा के लिए जो सर्वोपरि है उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगी कि यूक्रेन हमारा मित्र, रशिया हमारा मित्र, आज की तारीख में अमेरिका हमारा मित्र, लेकिन उन्होंने किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपनी तरफ से अलग अलग मंचों से बार बार ये संदेश दिए हैं कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसे कूटनीतिक टेबल पर ला करके आपसी एक बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। और अब स्थिति यह है कि न सिर्फ यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, पश्चिम के देश भी भारत की ओर देख रहे हैं कि शायद भारत वो न्यूट्रल मध्यस्थ देश हो सकता है जो इस पूरे विवाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शो यहां पर समाप्त होता है। आखिरी में कू की राय। आज हमने सोशल मीडिया ऐप पर लल्लन टॉप के दर्शकों से सवाल पूछा कि रामनवमी के जुलूसों के दौरान हिंसा का जिम्मेदार कौन है। 38% ने कहा लचर प्रशासन, 25% ने कहा धर्मांधता और 37% ने कहा गैर जिम्मेदार नेता। अगर आप भी कू पर इस सोशल मीडिया ऐप पर हमारे पोल का, हमारे चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लल्लन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं #LT शो ऑन कू के नाम से। जाते जाते एक ज़रूरी बात और, हमारा जो जेंडर वर्टिकल है, हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है ऑड नारी के नाम से, जिसमें हम औरतों की नज़र से, नारियों की, लड़कियों की नज़र से दुनिया पर नज़र डालते हैं, उस पर जल्द ही एक नया शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है परवरिश। शो के नाम से जाहिर है कि ये पेरेंटिंग की टिप्स देने वाला है। तो अगर आप यंग मम्मी पापा हैं या नॉट सो यंग हैं पर आपको लगता है कि टिप्स की ज़रूरत है, या फिर भविष्य में आपको लगता है कि आप संतान उत्पत्ति जैसा बेहद जिम्मेदारी भरा कर्म करने के लिए तैयार हैं, तो ये शो आपके लिए है। बाकी जो बच्चे भी हैं वो भी देख सकते हैं कि उनके मम्मी पापा उन्हें ठीक से पेरेंटिंग कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन बाद में अगर उनको खुराक मिल जाए तो ऑड नारी या लल्लन टॉप से शिकायत ना करें। खबरों का, आपसे संवाद का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती। एक फिनिशर की कमी बढ़ गई वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं लल्लन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट। घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।